स्टडी चैंप्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के साथ साथ एसएससी और अन्य सभी प्रकार के जो वनडे एग्जाम होते हैं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार जो होते हैं वो जो हमारे इंडियन सिटीजन प्लस में जो फॉरेन सिटीजन होते हैं उन सबके लिए प्रॉपर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ अधिकार होते हैं ना वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, जिनमें से जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19, इसके अंतर्गत जो दिए गए अधिकार हैं वो केवल भारतीय जो नागरिक है यानी कि इंडियन सिटीजन उनको ही मिलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसके अंदर में हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये केवल जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और विदेशी नागरिक जो है इसका दावा नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारा जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, ये हमारे दोनों जो फॉरेन प्लस में जो इंडियन सिटीजन है ये सबके लिए समान है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो हमारा धर्म की स्वतंत्रता है ये हमारा जो है आर्टिकल नंबर 25 से 28 के अंदर में आता है। और ये जो है भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो भारत के हों चाहे वो विदेशी हों, लेकिन अगर वो भारत में रह रहे हैं तो उनको अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त है। इसके अलावा जो हमारा जीवन का अधिकार है ये हमारा किस में आता है? ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ये भी आपको साथ साथ कॉपी पेन लेके नोट करने होंगे ताकि आपको ये एग्जाम में याद रहे। तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है, ठीक है। भारतीय रेलवे के संबंध में सही कथन चुनिए। हमारा पहला ऑप्शन है, भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारतीय रेलवे ट्रैक की लंबाई के मामले में अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद जो है चौथे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये एशिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हमारा पहला कथन जो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, इसका प्रबंधन रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि जो भारतीय रेलवे का जो प्रणाली है इसका जो पूर्ण स्वामित्व है ना और जो इसका प्रबंधन है वो रेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के अधीन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक है बिल्कुल। तो हमें जो है आने वाले समय के अंदर में इन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर में अब डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी सोल्व करने आने चाहिए। तो इसके अंदर में हमारे दोनों ऑप्शन ठीक हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सीपीयू के अंदर एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है ये हमारी दो चीज़ों से बनकर बना होता है। एक हमारा होता है एएलयू यानी कि हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा हमारा होता है सीयू यानी कि हमारा कंट्रोल यूनिट। हमारा एएलयू जो है ये सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जमा, घटा, गुणा और भाग, ठीक है, ये जितने भी अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं ना हमारा एएलयू करता है। इसके साथ साथ ये लॉजिक ऑपरेशन जैसे कि दो डाटा के अंदर में कंपेयर करना, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, किसकी वैल्यू बराबर है। और इसके अलावा जो जितने भी लॉजिक डिसीजंस होते हैं ना जैसे कि एंड और नॉट, तो ये सब कौन करता है? ये हमारा एएलयू ही करता है। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस में जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ये सभी कौन करता है? ये हमारा एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। तो ये बेसिकली हमारा सीपीयू का कैलकुलेशन ब्रेन होता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू के एएलयू का मुख्य कार्य है अंकगणितीय एवं तार्किकीय क्रियाएं करना, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस फॉलो करना। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? इसे समझाने के लिए पहले मैं आपको मास और वेट का अंतर समझा देता हूँ। तो जो हमारा मास यानी कि जो द्रव्यमान होता है ये किसी भी जगह पर, किसी भी पृथ्वी पर या फिर मान लीजिए चांद पर या किसी भी ग्रह पर जो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। और जो हमारा वेट यानी कि जो भार है ये हमारा चेंज हो जाता है जगह के हिसाब से, ठीक है, पृथ्वी पर कुछ और होगा और चांद पर कुछ और होगा, ठीक है। तो मास हमारा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मास यानी कि द्रव्यमान ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और जो वेट है ये हमारा चेंज हो जाता है। तो ये क्यों चेंज होता है हमारा वेट? क्योंकि ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो जी है स्मॉल जी उस पर डिपेंड करता है हमारी, ठीक है। हमारा वेट यानी कि भार का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एम इंटू जी। तो ये हमारा
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो हमारे वेट यानी कि भार की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमारे चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का छठा भाग होता है। तो जो हमारे चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके 1/6 है, जिसकी वजह से हमारा जो भार है वो हमारा 1/6 हो जाएगा चंद्रमा पर, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का भार 60 किलो है अर्थ के ऊपर में, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, जिसे हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका चंद्रमा पर भार जो है वो 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, 1/6। तो एक हमारा ये एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने इसमें आपके लिए जो है मिक्स क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे भाग 3 यानी कि पार्ट 3 के आर्टिकल नंबर 12 से 35 में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, मौलिक अधिकारों को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ये हमारे जस्टिसेबल राइट्स होते हैं। यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है, उसमें जा सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमारा आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में इसका प्रावधान दिया गया है, और अगर वो हाई कोर्ट में जाता है तो इसका प्रावधान जो है वो आर्टिकल नंबर 226 के अंदर में दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अम्बेडकर ने किसे हार्ट और सोल बताया था, तो इसका सही उत्तर हमारा आर्टिकल नंबर 32, इसे जो है अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा था। तो इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कंपटीशन अब ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है आपको क्वेश्चन भी अलग तरीके से सॉल्व करने आने चाहिए। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का सामान्य प्रभाव क्या है। तो मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है उसका जो अर्थ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, जब भी जो वस्तु और जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज हैं, इनकी कीमत में जो अगर मान लीजिए वृद्धि हो रही है, ठीक है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो हमारा जो है इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बाजार के अंदर में कीमतें बढ़ती हैं तो जो पैसा है उसका मूल्य जो है वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप पहले 10 रुपये के 5 पेन खरीदते थे, ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप 10 रुपये का सिर्फ एक ही पेन खरीद पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी पैसे की जो पावर है वो घट गई, ठीक है, यानी कि आपके प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इन्फ्लेशन फैलता है, ठीक है, यानी कि हमारी मुद्रास्फीति। तो क्या हो गया इसमें, यानी कि राशि हमारी उतनी रही, ठीक है, लेकिन जो हमारी वस्तु या सेवाएं हैं वो अब हम कम खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी परचेसिंग पावर घट गई है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, यानी कि हम जो है अब कम सामान खरीद पा रहे हैं, यानी कि हमारी अब क्रय शक्ति घट गई है, यानी कि परचेसिंग पावर हमारी डिक्रीज हो गई है, घट गई है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारे मुद्रास्फीति के अंदर में जो क्रय शक्ति है वो घट जाती है, यानी कि परचेसिंग पावर जो है वो घट जाती है, हम कम सामान खरीद पाएंगे उतने ही पैसे के अंदर। निम्नलिखित में से किसका संबंध ड्रेन थ्योरी से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर में ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का धन और जो संसाधन थे वो लगातार भारत से ब्रिटेन जा रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी ने इसी आर्थिक शोषण को समझाने के लिए ये ड्रेन थ्योरी बनाई थी, ठीक है। ये एक और हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर में हमारा पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 153 और 154 के तहत जो राज्यपाल है ये भारत का संवैधानिक प्रमुख यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो राज्यपाल में ही निहित होती हैं, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक शासन होता है वो हमारे सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर और जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल नंबर 155 और जो 156 है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इन्हें कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इनका टाइम पीरियड कितना हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो होता है 5 साल का, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति कभी भी जो है हटा सकते हैं। तो हमारे दोनों उत्तर इसमें सही हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, यानी कि दोनों सही हैं। निम्न में से किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन।
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ये जो है भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे बड़ा अमेंडमेंट माना जाता है। इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा गया है। ये संविधान संशोधन अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा था कि इसमें लगभग 100 से ज़्यादा जगहों पर चेंजेस किए गए थे। इसके अंदर में हमारे जो मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसे पार्ट 4A के तहत जोड़ा गया, और जो प्रिएम्बल यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द जोड़े गए। इसके अलावा जो 24वां संविधान संशोधन था ये वर्ष 1971 के अंदर में पारित किया गया था। इसके अंदर में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। इसके अलावा जो 44वां संविधान संशोधन था ये वर्ष 1978 के अंदर में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा लाया गया था। जो 52वां संविधान संशोधन था ये वर्ष 1985 के अंदर में लाया गया था। इसके अंदर में भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया था। तो आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोध कानून जो है इस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो वो था 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 में। मैंने आपको ये जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आपको एक कॉपी पेन लेकर नोट करनी है ताकि आपको फ्यूचर में काम आ सके। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस बेल्ट में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और उड़ीसा बेल्ट। जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट जो है लौह अयस्क उत्पादक बेल्ट है। इसके अंदर में हाई ग्रेड क्वालिटी का हेमाटाइट ओर पाया जाता है। विशेष रूप से उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले और साथ के साथ जो झारखंड के सिंहभूमि जिले की जो खाने हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य जो है वो भारत के कुल लौह अयस्क का टोटल जो 50% जो उत्पादन है, ठीक है, वो यही करता है। भाबर क्षेत्र किसके दक्षिण में स्थित होता है? तो हमारे जो हिमालयन बेल्ट है उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हमारा ग्रेट हिमालय जो कि हमारा हिमाद्री हिमालय कहलाता है। फिर है हमारा मिडिल हिमालय जो कि हमारा हिमाचल का हिमालय कहलाता है। फिर हमारा आउटर हिमालय जो कि हमारा शिवालिक का हिमालय है। तो भाबर का जो क्षेत्र है ये हिमालय के पाद क्षेत्र यानी कि उनकी जो फुट हिल्स है ना यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये जो है शिवालिक के ठीक साउथ में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, ये उतरकर मैदान में जो है प्रवेश करती हैं और अपने साथ में जो भी कंकड़ पत्थर और जो बजरी होती है वो यहाँ पर जमा कर देती है। ये जो भाबर का क्षेत्र होता है ये काफ़ी ज़्यादा पोरस यानी कि छिद्र युक्त होता है। इसकी मिट्टी के अंदर में छिद्र होते हैं। ठीक है, इसलिए नदियाँ क्या करती हैं, कई बार यहाँ पर भूमिगत हो जाती हैं। ठीक है, इन छिद्रों के अंदर में समा जाती हैं। हमारा भाबर क्षेत्र किसके दक्षिण में स्थित था? तो इसका क्षेत्र होगा शिवालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डबल लाइन रेलवे का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 ट्रैक लाइन। तो सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, हमारा जो है एक ही लाइन है। ठीक, इसी लाइन पर हमारी रेल जाएगी और इसी पर वापस आएगी। ठीक है, लेकिन डबल लाइन का मतलब क्या है, 2 ट्रैक हैं। एक ट्रैक पर हमारी ट्रेन जाएगी और दूसरे ट्रैक पर ट्रेन वापस आएगी। तो डबल लाइन रेलवे का अर्थ हुआ 2 ट्रैक लाइन। भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव किस युद्ध के बाद मजबूत हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का जो युद्ध है ये 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, उसने क्या किया था, विश्वासघात कर दिया था और इसी कारण से अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इस जीत के बाद में कंपनी को बंगाल के अंदर में जितनी भी राजनीतिक सत्ता और जो भी इकोनॉमिक जो पावर थी वो मिल गई थी और यहीं से भारत के अंदर में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी गई थी। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये हमारा जड़त्व यानी कि जो इनर्शिया है इससे संबंधित है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारी जो बॉडी है अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, या फिर वो अगर किसी यूनिफॉर्म मोशन में है, वो रेस्ट में रहेगी या फिर उसी सीधी यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी भारी बल जो है वो ना लगाया जाए। ठीक है, तो यही हमारा जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? वो इनपुट डिवाइस क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, अब हम इस कंप्यूटर के अंदर में कोई भी चीज़ हमें ट्रांसफर करनी है, ठीक, तो हमें इसमें भेजने के लिए इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यानी जैसे जो हमारा एक स्कैनर है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में भेज देगा। ठीक है, स्कैन करके, जैसे हम लोग कोई भी अपनी फोटो स्कैन करते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ना स्कैनर के थ्रू, तो हमारा क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर में चला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके की हमारी इनपुट डिवाइस है। और रही बात हमारे मॉनिटर की, तो जो मॉनिटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो कंप्यूटर से निकले हुए परिणाम होते हैं ना, रिजल्ट, उनको ये हमें दिखाता है। ठीक है, हम लोग मॉनिटर के ऊपर कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो एक आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्रिंटर है ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो डेटा है, जो भी प्रिंट हो रहा है ना, जो भी दस्तावेज हमें मिल रहे हैं वो हमें
मिल जाते हैं ना बाहर आके, तो ये हमारा एक तरीके का आउटपुट दे रहा है, तभी हमारा आउटपुट डिवाइस है। और जो स्पीकर है ये भी हमारा एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये भी हमें साउंड को यानी कि ध्वनि को जो हमें दे रहा है, ठीक है। तो जितनी भी हमें चीज़ दे रहे हैं वो हमारे सारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो इसमें सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारे देश के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक, इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, हमारे वित्तीय संस्थान, उनके अंदर में कामकाज का जितना भी कंट्रोल होता है ना, ये आरबीआई ही देखता है, ठीक है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के तहत सभी बैंकों में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम के इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 1 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।